डॉक्टर उपचार कैसे करता है? उसके पास कोई दवाइयां हैं, बेकोसूल, एनासिन, नेमोसलाइट। वैसे है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे उसके पास भी दवाइयां हैं, और दवाई नंबर 1 हैबियस हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस, ये सब लैटिन शब्द हैं, लैटिन शब्द हैं जिनका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इसका हिंदी में अर्थ है अपने शरीर को प्राप्त करना, हैव योर ओन बॉडी। दूसरा है मैंडमस, परमादेश। तीसरा है को वारंटो। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर आर्टिकल 32 पूछे, दैट इज मैटर ऑफ डाउट। कई बार बड़ी बेसिक चीजें की बड़ी बेसिक बात पूछ लेता है। हम आर्टिकल 32 बार बार पूछते हैं, सीक्वेंस याद नहीं है जिस सीक्वेंस में 32 में लिखा गया है। को वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, ओ सॉरी, को वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अगला सरिश्योरी, उत्प्रेषण। सरिश्योरी, उत्प्रेषण। और पांचवा है प्रोहिबिशन। ये 5 दवाइयां हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सरिश्योरी, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा। अच्छा, कई बार तो हमने देखा हिंदी में लिख दिया गया है कि मैंडेमस, मैंडेमस का ही अनुवाद उसने देवनागरी लिपि में लिख कर दिया, उसी का मतलब पूछ लिया, उसने उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं किया। तो कुछ बेसिक चीजों की इंग्लिश जानने से आसानी होती है। को वारंटो मतलब है अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक मतलब है बाय व्हाट एन अथॉरिटी। सरिश्योरी, उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मना करना। प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध या मना करना। अब आप देखेंगे एक एक के मतलब आपको बता दें। हैबियस कॉर्पस का सिंपल मतलब ये है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत पहले खूब पूछे जाते थे, आजकल टेंडेंसी कम है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये इतनी बात है कि सब लोग रट के चले गए हैं, तो उसमें पूछने का स्कोप थोड़ा कम बच गया है। अधिकार, हैबियस कॉर्पस का सीधा सा मतलब है, ये बताइए हमारे पास आर्टिकल 19 में, अब हम दोनों को जोड़ के देखें तब इनको मतलब को समझें। आर्टिकल 19 में हमारे पास क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ईच एंड एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिकों को, ईच एंड एवरी सिटीजन इज एंजॉइंग द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है? हमारे यहां फंडामेंटल राइट। अब इन दोनों का रिलेशन आपको बता देंगे। आर्टिकल 19(1) का ए है, फिर बी है, स्मॉल से। स्मॉल और कैपिटल का फर्क यह है कि जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्मॉल से लिखा जाता है, जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया वहां पे क्या रहेगा? कैपिटल। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा अधिकार क्या है? भाई वाक और व्यक्ति सुनता, आर्टिकल 19 पहला अधिकार है। दूसरा क्या है? क्या होगा? टू फॉर्म एन यूनियन एंड एसोसिएशन। भाई ये तो थोड़ा याद रख लीजिए, वैसे टू फॉर्म ए यूनियन और एसोसिएशन। तीसरा
यूनियन और एसोसिएशन, और या असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स। बी में असेंबली पीसफुल विदाउट, पहले यूनियन बनाएंगे पहले असेंबली करेंगे? क्या होगा? निरायुध बिना हथियार के सम्मेलन की आजादी। तो पहले बी में वो आएगा या बाद में यूनियन एसोसिएशन आएगा? क्या होगा? तो पहला। अब देखिए, ये आपको याद नहीं है, अब इतनी बेसिक बात है फिर भी सीक्वेंस आपको याद नहीं है। फंडामेंटल्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें क्या होता है? असेंबलिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के सम्मेलन की आजादी। यहां पे हम लोग सम्मेलन करने की नहीं, किसी के पास तमंचा वमंचा तो नहीं है, तमंचा वमंचा नहीं होना चाहिए। असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स ये, और जब असेंबली करेंगे तो यूनियन बनाएंगे, दोबारा भी तो मिलना होगा, तो फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। अब बताइए चौथा क्या होगा? भारत के समूचे भूभाग में आवागमन की आजादी। भाई यूनियन संघ बनाएंगे तो आना जाना होगा कि नहीं होगा? सब सीक्वेंस से है। तो मूविंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूविंग फ्रीली, भारत के समूचे क्षेत्र में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी की बात की गई है, राज्य संघ की बात नहीं की गई, टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारतीय क्षेत्र में। यानी टेरिटरी का मतलब समझ गया, केंद्र शासित क्षेत्र में भी, राज्य में भी, संघ में। मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अगर टेरिटरी पूरा जगह घूम रहे हैं तो कहीं पसंद भी आ सकता है, पसंद आएगा तो रह भी सकते हैं। तो क्या होगा? फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल। अभी आप यहाँ पे निवास कर रहे हैं या बस गए हैं? तो निवास करने और बसने की आजादी। निवास करने का मतलब क्या होता है? अस्थायी है। बसने का मतलब है स्थायी है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। अभी तो आप अकेले हैं, बच्चे परिवार साथ हैं। यानी अधिकार क्या है? मूविंग थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब अपने कमरे से इस क्लासरूम में आए तो आपने किस आर्टिकल का प्रयोग किया? और कल मर्जी हो, गर्मी की छुट्टी अगर हो जाए तो झोला लेके निकल दीजिए, लद्दाख से लेके हिमाचल तक। मूविंग फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन वगैरह बनाया कि नहीं? यूनियन एसोसिएशन कॉलेज में खूब बनाया होगा, और हमारे यहाँ बन भी रहा है। और अगला, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ दिया गया है 97th अमेंडमेंट से। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें। अगला है टू रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एनी पार्ट का मतलब कहीं भी निवास करना और बस जाना। और ये बात जानते हैं, निवास करेंगे बस जाएंगे तो एटीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? एटीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? भी भूखे भजन, निवास करने के लिए पैसा, बसने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक सीक्वेंस से अपने आप आ जाता है। दूसरा, निवास का इसीलिए इस पर थ्रू एक्वायर प्रॉपर्टी। अभी रहा नहीं, लेकिन पहले यही था। निवास करने बसने की आजादी का मतलब उसके बाद क्या होगा? टू एक्वायर एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। अब ये नहीं रहा, पहले था, मूल संविधान में था। संपत्ति अर्जित करने और उसके विक्रय की आजादी। और संपत्ति अर्जित कब होगी? जब कोई व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय करेंगे, न कि कोई हवाला व्यापार चलाएंगे। इसलिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, फ्री ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन, 4 शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय और आजीविका की आजादी। ट्रेड का मतलब हमेशा ऐसा व्यापार जहां लोगों के बीच लेन देन होता है। बिजनेस में प्रोफेशन का मतलब शौकिया किया जाए, जिससे आजीविका ने जुड़ी हो, प्रोफेशन है। हो सकता है प्रोफेशन से पैसा मिलता हो, लेकिन प्रोफेशन का मतलब जिससे आपकी आजीविका जुड़ी है। बिजनेस का मतलब है
कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको पैसा देती हो, और ऑक्यूपेशन का मतलब है आजीविका के लिए किया गया काम। यद्यपि उनके सबके मिलते जुलते मतलब है, थोड़ी तकनीक आप कर सकते हैं, लेकिन एक तो सीक्वेंस याद रखिएगा। वैसे कभी आज तक की पीटी में सीक्वेंस पूछा नहीं, लेकिन बहुत फंडामेंटल चीज है, तो आप याद रखिएगा इसको। अब जरा देखिए, अब जरा इन दोनों को जोड़ के देखिए। ये अधिकार हमें मिला हुआ है, बोलने की आजादी मिली हुई है। सरकार ने बोलने से मना कर दिया तो कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए कोई भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 को जोड़ के देख लीजिए, 20 को, 21 को, इन सब में आप देख लीजिए। जैसे आसाराम बापू, आसाराम बापू इज बिहाइंड द बार। आसाराम बापू को जेल के पीछे रखा गया है, तो उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है या नहीं है? अब आसाराम बापू कहां जाएं? आसाराम बापू को अपने मूल अधिकार बचाने के लिए कहां जाना चाहिए? इसलिए आसाराम बापू को क्या जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कौन सी दवाई देगा? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन आसाराम बापू को दवाई मिल क्यों नहीं पा रही है? अब आपको बता दें, आसाराम बापू को दवाई इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हैबियस कॉर्पस उन लोगों की लागू होगा जिनको अवैधानिक रूप में जेल में बंद किया गया है, जो बाकायदा जेल के द्वारा दंडित हैं, न्यायालय के द्वारा दंडित होकर जेल के पीछे है, उनके लिए हैबियस कॉर्पस लागू नहीं होता। अब एक एक बात आपको बता दें जो तथ्यात्मक है कि हैबियस कॉर्पस का मतलब है अपना शरीर प्राप्त करना। अपना शरीर प्राप्त करना कैसे? अब मान लीजिए आप क्लास करके छूटे, क्लास करके जैसे बाहर निकले, पुलिस की जिप्सी खड़ी है, उन्होंने कहा हाँ वे बैठो। आपने कहा मैंने क्या किया है? उनका पहले बैठो, थाने में चलो बताते हैं क्या किया है। और पता चला कि आपने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया और बिना विधि के उल्लंघन के आपको दंडित कर दिया गया, तो आप कहां जाएंगे? उच्चतम न्यायालय। आप कहेंगे हम तो पकड़ लिए गए हैं, कौन जाएगा? तो आपके बिहाफ पर कोई व्यक्ति जा सकता है, आप खुद एप्लीकेशन लिख सकते हैं और फिर पुलिस को सीधा, अब जैसे उच्चतम न्यायालय में जाएंगे तो गोगोई क्या करेंगे? सीधे दिल्ली पुलिस के एसीपी को बुलाएंगे, छोटे मोटे आदमी को नहीं बुलाते। सीधे दिल्ली पुलिस के एसीपी को बुलाएंगे, कहेंगे हाँ भाई इस आदमी को पकड़ा है, कारण बताओ। तो पूछेंगे, अगर कारण जस्टिफाइड है, अगर वो बता दिए कि नहीं इन्होंने विधि का उल्लंघन किया है, कल रात में किसी को मार के भागे थे ये और हम इनको पकड़ रहे थे, आज सुबह क्लास में मिल गए, इनको दबोच लिया, तब तो आप उन्हें जेल में रख सकते हैं, नहीं तो तत्काल जेल से छोड़ना पड़ेगा। यह हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है अपना शरीर प्राप्त करना। शरीर किससे प्राप्त करना? राज्य से। अगला, शरीर क्यों प्राप्त करना? क्योंकि आपको अवैधानिक रूप में दंडित किया गया है। लेकिन हैबियस कॉर्पस किसके लागू नहीं हो सकती? निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों को। निवारक नजरबंदी का मतलब, अभी आप देखें चुनाव आया है, एक खास बात आप देखेंगे, चुनाव आया हुआ है और चुनाव के समय जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सभ्य लोगों की सूची बनाता है। उस डिस्ट्रिक्ट में जो सिविलाइज लोगों की सूची बनाता है और सबको कहां ठेल देता है? जेल के पीछे। जितने जिला बदर होते हैं, जितने खुराफाती लोग होते हैं, सब जेल के पीछे निवारक नजरबंदी के आरोप में, क्योंकि ये हो सकता है भविष्य में कानून तोड़ दें। अगर ये निवारक नजरबंदी में रखा कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय चला गया कि हमें हैबियस कॉर्पस चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बाकायदा निवारक नजरबंदी बंदी बनाया गया व्यक्ति नहीं छूटेगा। और दूसरा, जिसको न्यायालय ने दंडित करके तिहाड़ जेल में रखा हुआ है, उसे हैबियस कॉर्पस नहीं मिलेगा। तो हैबियस कॉर्पस किसको मिलेगा? जैसे अवैध रूप में हु इज डिटेन्ड इलीगली। तो सवाल अगला है कि मान लीजिए आपने किराया नहीं दिया अपने मकान मालिक का और उसने कह दिया ना अब मैं तुम्हें ही बंद रखूंगा, मैं तुम्हें क्लास करने नहीं जाने दूंगा, तो क्या हैबियस कॉर्पस आपका दोस्त ले सकता है? तो बताइए, हैबियस कॉर्पस सरकार के खिलाफ लिया जाएगा, पुलिस के खिलाफ या मकान मालिक के भी खिलाफ? मकान मालिक के भी खिलाफ। यानी हैबियस कॉर्पस पुलिस या पुलिस के खिलाफ लिया जाएगा तो राज्य के खिलाफ, और मकान मालिक के खिलाफ लिया जाएगा तो व्यक्ति के खिलाफ। हैबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट बोथ स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ये हैबियस कॉर्पस है। इसलिए अनुच्छेद, अब देखिए अनुच्छेद 19 में तो आवागमन की बात है। अब मान लीजिए कोई इलीगल आपको बंद बना दिया गया, तो आप आवागमन कर पाएंगे? आप आवागमन कर पाएंगे? तो आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ?
हमें आवागमन से रोका गया, इसका मतलब हमें जेल में रख दिया गया, और उसके बाद हम कौन सी दवाई लेने जाएंगे? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। एक एक अधिकार को आप देखेंगे अपने आप ही उड़ जाएगा। दूसरी बात है, आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का अधिकार है कि नहीं है? किस फंडामेंटल राइट से? आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का अधिकार है किस फंडामेंटल राइट से? अब आपको बता दें, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 के क्लॉज ए में बात कही गई है, राज्य के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में व्यक्ति के प्रवेश को धर्म, जाति और लिंग नहीं है, धर्म, जाति, भाषा और मूल वंश के आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता। दैट इज क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 29। लिंग इसमें नहीं लिखा गया है। लिंग इसलिए लिखा गया है कि कोई पुरुष जाके मिरिंडा हाउस के सामने कहे कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है, नहीं मिलेगा। मिरिंडा हाउस इज ओनली फॉर गर्ल्स। और कोई लड़की जाकर कहे, जयपुर में 2 कॉलेज है, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज। महारानी में लड़कियां हैं, महाराजा में लड़के हैं, इसलिए 29A में लिंग की बात नहीं की गई है। तो अब मान लीजिए कोई लड़का कहे कि मैं लड़की वाले कॉलेज पढ़ूंगा, तो फंडामेंटल राइट फिर नहीं एंटरटेन होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जाति के आधार पर किसी विश्वविद्यालय ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से क्या लेंगे? मैंडेमस। मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है? दूसरा, एक फंडामेंटल राइट्स को देखिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? आदेश देना, निर्देश देना। मैंडेमस का शाब्दिक मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। आदेश किसको देते हैं? सरकारी पद पर बैठे किसी अधिकारी को। मैंडेमस का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, हम निर्देश दे रहे हैं। वी आर कमांडिंग, किसको? सरकारी पद पर बैठे किसी अधिकारी को। दूसरा, क्यों आदेश देते हैं? क्योंकि उसने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। सार्वजनिक पद पर बैठे किसी अधिकारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। In that can be given only for the public officer, public authority. देखिए, ये हम बेसिक बातें आपको बता दे रहे हैं। मेंस में ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी। मेंस में क्या पूछा है कि आपको बता देंगे अभी। इस सार्वजनिक पद पर बैठे किसी अधिकारी को उसने अपना कर्तव्य नहीं किया, तो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल सार्वजनिक पद है, निजी पद है? सार्वजनिक पद है। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को आदेश दिया जाएगा कि आप ऐसा काम करिए, आप ऐसा काम करिए, आपने इसका एडमिशन क्यों नहीं लिया? आपको आदेश दिया जाएगा। इसका मतलब क्या आदेश निजी कंपनी के मालिक को दिया जा सकता है? नहीं, निजी कंपनी के मालिक को नहीं दिया जा सकता। आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि वोडाफोन कनेक्शन आजकल ठीक नहीं चल रहा है, हमारे सुनने के अधिकार बाधित हो रहे हैं, आप इसको आदेश दीजिए। सुप्रीम कोर्ट वो आदेश नहीं दे सकता। सार्वजनिक पद होना चाहिए पहला। लेकिन आप याद रखिए, 2 सार्वजनिक पद ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर 2 पब्लिक ऑफिसेज वेयर द कमांड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल। और क्यों? आप जानते हैं उनको विशेष अधिकार है, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करते, आदेश उनको क्या दिया जाएगा? जिसको जो काम करे उसको आदेश दिया जाए। दूसरी बात आपको देखें, यानी अगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो आप उच्चतम में ले जा सकते हैं। तीसरा देखें, रोजगार में समानता है या नहीं है? एक बात याद रखिए, हमारे यहाँ रोजगार में समानता है। आर्टिकल 16 ही कहता है
हम आर्टिकल आपको अलग अलग बता देंगे, केवल यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आर्टिकल 16 ये कह रहा है कि राइट टू इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 16 आप पढ़ के देखिए, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है नियुक्ति और रोजगार में समानता। अब नियुक्ति का मतलब है जिन जिन लोगों को सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, पहले सरकार उनको अपॉइंटमेंट लेटर देती है। अपॉइंटमेंट में समानता होगी या विषमता होगी? समानता। एग्जाम किया गया है, इंटरव्यू लिया गया है, सबको अच्छा फॉर्म भरने का मौका सभी को है, किसी को नहीं था। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ पे लिखा गया अवसर की समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं जो जो फॉर्म भरे हुए लोग कहेंगे हमारा फॉर्म का पैसा क्यों बेकार करवाया, हमारा नाम नहीं पास किया, पास करवाओ, आप नहीं आ सकते। इक्वालिटी इन अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एक तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद हम IAS नियुक्त हो गए, लेकिन प्रमोशन में हमारे साथ भेदभाव कर दिया। प्रमोशन हमारा पहले होना चाहिए था, बाद में किया। यानी अपॉइंटमेंट का मतलब है सेवा में प्रवेश, अपॉइंटमेंट का मतलब बाकी सेवा शर्तें। अब पता चला किसी पेमेंट ज्यादा कर दिया, किसी कम कर दिया, उल्लंघन हुआ हमारा फंडामेंटल राइट की नहीं। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? यहाँ। तो क्या देगा? को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या है? अधिकार परीक्षा। को वारंटो का मतलब अधिकार पेक्षा। इसका शाब्दिक मतलब है बाई व्हाट एन अथॉरिटी। किस हैसियत से? बाई व्हाट एन अथॉरिटी, किस हैसियत से। यानी किस हैसियत का मतलब है, यदि सार्वजनिक या सरकारी पद को अवैध रूप में किसी ने स्वीकार कर लिया हो, उसे उस पद से हटाया जाएगा। को वारंटो का मतलब है उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक पद पर किसी बैठे अधिकारी से ये पूछेगी आप किस हैसियत से आपने ये पद धारण किया है। क्योंकि एक व्यक्ति सरकारी पद को अवैध रूप में धारण कर लेगा, दूसरे व्यक्ति अधिकार का उल्लंघन होगा। नियुक्ति में, रोजगार में समानता का अधिकार बाधित होगा। लेकिन आपको फिर याद दिला दे, पद सरकारी होना चाहिए, निजी पद नहीं। अभी हम देखो टाटा के CEO को लेकर बड़ा विवाद हो गया था, साइरस मिस्त्री आ गए, उसके बाद रिजाइन कर दिया। टाटा के CEO के अपॉइंटमेंट को लेकर आप कभी भी न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो को वारंटों में पद कैसा होना चाहिए? सरकारी। अब मान लीजिए 2 IPS हैं, दोनों बैचमेट है, एक को गवर्नमेंट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया, दूसरा उच्चतम न्यायालय जाएगा, वो कहेगा भाई ये तो हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो उच्चतम न्यायालय इसको कौन सी दवाई देगा? को वारंटो। यानी किसी न किसी को दवाई तो हर मिल जाएगी, किसी को हेबियस कॉर्पस, किसी को मैंडेमस और किसी को वारंटो। सलमान खान ने कौन सी दवाई प्रयोग किया? हेबियस कॉर्पस। सलमान खान ने कहा भाई देखो अभी अपराध सिद्ध हुआ नहीं है और हमने न एक्सीडेंट किया है ना, चिंकार हमारा है, इसलिए हमें छोड़ो। इसलिए आप देखेंगे एक एक अधिकार फंडामेंटल राइट पे जाएंगे, सबको बचाने का आधार है। अगर सोच के देखिए, हम सारे फंडामेंटल राइट को आपको दें, आर्टिकल 32 हटा दें, वो ऐसा होगा जैसे मैं आपको बाइक दे दूं, पेट्रोल निकाल लूं। आप मेरी बाइक मांगे, यार बाइक दे दो कहीं जाना है, और मैं जाके पेट्रोल निकाल लूं, मैं क्या ले लो, चाबी ले लो। अगर तेल नहीं है, इसलिए हॉस्टल में जो बाइक रखी जाती थी, तेल उसमें हमेशा रिजर्व में रखा जाता था। तो कोई आदमी बहुत उत्साहित होकर आए, कहीं जाना है, मैं कह लो चाबी, और पता चला कि तो 1 किलोमीटर गई, बाइक खड़ी हो गई। दोबारा वो कहीं बाइक नहीं मांगने आएगा, या मांगने आएगा तेल भरा के जाएगा। इसे याद रखिए। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने नाम क्या दिया था? 32 का। 32 को उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद रखिए, दवाई तो आपको दे दी गई, डॉक्टर के पास पहुंचने न दिया जाए। आपको आप बीमार हैं, आपके सामने मेडिकल स्टोर में तमाम दवाइयां रखी हुई है, आप जाके दवाई के सामने खड़े हो गए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, दवाई देने वाला नहीं है, दवाइयां क्या करेंगी? दवाई आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए एनी पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए किसका उपचार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अब सुप्रीम कोर्ट 32 जुड़ रहा है कि नहीं? फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट जुड़ रहा है कि नहीं? और आप देखेंगे, अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इतनी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट केवल इसी मामले में, और भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को बचाता है। अभी ताऊ अपने देखेंगे आधार कार्ड बनवा रहे थे, और ताऊ ने कहा हर जगह आधार कार्ड आपको देना होगा, एडमिशन में तो भी, कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां भी आधार कार्ड देना पड़ेगा, कहीं यात्रा कर रहे हैं वहां आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो मैं कहीं यात्रा कर रहा हूं, ताऊ से क्या मतलब है दोस्तों? ताऊ क्यों जानना चाहते हैं? सरकार क्यों जानना चाहती है? राहुल गांधी विदेश में कहां जाते हैं, इससे सरकार का क्या मतलब है? आधार कार्ड मैंडेटरी हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें पूरी बात पता चल जाती है कौन व्यक्ति कहां जा रहा है, क्योंकि एविएशन में वही आपको देना है। सरकार किसी व्यक्ति यात्रा को ट्रेस करना चाहे तुरंत ट्रेस कर लेगी अगला आदमी कहां जा रहा है। न्यायपालिका ने मना किया। अब दो बचा है, सर्श्योरी और प्रोविशन। ये कैसे यूज होता है? ये स्पष्ट, अच्छा लिखाना तो नहीं आपको, देखिए बहुत बेसिक बातें हैं, और हम आपको बता दें लिखाने वाली बात होगी अभी आपके लिखाएंगे, पहले बेसिक पूरा कर दें। दो बचा, सर्श्योरी प्रोविशन। ये कहां यूज होता है? अब देखिए ये कैसे यूज होता है। सर्श्योरी और प्रोविशन कैसे यूज होता है? देखिए हमारे यहाँ 3 न्यायपालिका है, केवल उच्चतम न्यायपालिका नहीं है। 32 में हम कहां जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के नीचे पहला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर कौन सा है? हाई कोर्ट। उसके ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। 32 हमें कहां मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में। बात याद रखने के, ना हाई कोर्ट में ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम कब जाते हैं? एग्जाम्पल आपको बता दें, बाबा राम रहीम, बाबा राम रहीम को दंडित किसने किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। आप याद रखिए पहले, यानी सामान्यतः फंडामेंटल राइट, याद रखिए फंडामेंटल राइट में हम सीधे कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत अंतर है। फंडामेंटल राइट के मामले में सीधे हम जाते हैं उच्चतम न्यायालय, और फंडामेंटल राइट का मतलब है जहां हमारे अधिकारों का उल्लंघन राज्य ने किया है, सरकार ने किया है, कुछ एक्सेप्शन जहां व्यक्ति ने किया है, 99% मामले में हम और इसीलिए फंडामेंटल है 2 कारणों से। अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त है, पहला, राज्य का मतलब विश्वविद्यालय, राज्य का मतलब रेल, राज्य का मतलब भारतीय सरकार, राज्य का मतलब राज्य सरकार, नगर पालिका। और दूसरा, ये फंडामेंटल इसलिए हम सीधे कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब मान लीजिए कि पड़ोसी एक्स है, सुबह सुबह निकला, उसने पड़ोसी वाई को लाठियों डंडे से मार दिया। ये दोनों व्यक्ति हैं, इसमें कोई सरकार है? व्यक्ति और सरकार के बीच झगड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति एक्स है और मेट्रो पे चढ़ा और मेट्रो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, या व्यक्ति एक्स को पुलिस ने पीट दिया। यहां लड़ाई व्यक्ति और सरकार के बीच में है, यहां एक्स और वाई व्यक्ति के बीच में है। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को लाठी डंडे से घायल कर दिया, तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब आपराधिक मामला उसके ऊपर चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 मामले चलाती है। अब दूसरा है, ए बी की प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। ए कह रहा है जो बी की जमीन है मेरी जमीन है। दोनों पड़ोसी में झगड़ा है, और कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। मान लीजिए ए दूसरे की पत्नी पर हक जमा रहा है, ये दीवानी मामला है। दोनों मामले में दीवानी है। अगर ये झगड़ा हो गया, अब आप देखेंगे ए और बी के बीच झगड़ा हो गया, यहां 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा है, तो कहां मामला आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका मतलब है जब झगड़ा व्यक्तियों के बीच हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनवाई क्या होती है? दीवानी और फौजदारी मामले में। जब व्यक्ति और व्यक्ति बीच झगड़ा हो, सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, तो ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। ये फंडामेंटल राइट का मामला नहीं है, ये बात ध्यान रखना पहला। इसलिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हमारे यहाँ, और आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल, गवर्नर।
गवर्नर। और दूसरा, हमारे यहाँ बाबा राम रहीम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक देने का अधिकार है। हाईएस्ट पेनल्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। ट्रायल कोर्ट का मतलब है कोई मामला चलाएगा, मुकदमा होगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्यवाही देखना हो तो आप पिंक आपने मूवी देखी है, जॉली एलबी। उसमें एक वकील आएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दूसरा वकील आएगा, फिर वो उससे पूछेगा, ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। 2 वकील होंगे, 3-4 वकील आएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर प्रूफ होगा कि आखिर में विक्टिम कौन है, ठीक कौन है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। और ये बात आप ध्यान रखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दंड देने में बहुत लंबा समय लगता है। आसानी से दंड मिलता नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 4, मतलब 6-6 साल, 8-8 साल, क्योंकि एक गवाही आएगा, विटनेस होगा, रिकॉर्ड होगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा काम करती है इंडियन पीनल कोड से। इंडियन पीनल कोड है, दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किससे डील करती है? पहला आईपीसी से, भारतीय दंड संहिता। आईपीसी में पढ़ना नहीं है, केवल हमने एक नाम यूज कर लिया, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता आईपीसी के सेक्शन आप पढ़ने लगे, ये सब गड़बड़ है। भारतीय दंड संहिता का मतलब है, इसी का सेक्शन 302 है। किसी ने किसी को मर्डर कर दिया तो उसकी सजा क्या है? डेथ पेनल्टी। लेकिन आईपीसी बताता है कि मर्डर की सजा डेथ पेनल्टी है, सीआरपीसी बताता है कि न्यायपालिका उसको दंडित कैसे करेगी। प्रोसीजर का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ, ये बात ध्यान रखने की है। आईपीसी बताता है कि विभिन्न कानून के उल्लंघन पर आपको दंड क्या मिलेगा, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, दैट इज डिस्क्राइब बाय आईपीसी। सीआरपीसी का मतलब है व्हाट इज द प्रोसीजर टू पिनलाइज एनी पर्सन। हमारे प्रक्रिया की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपने अगर पिंक में देखा होगा या जॉली LB2 में देखा होगा, तो जॉली LB2 में एक विटनेस अचानक आ गया, अपोजिशन ने इनकार कर दिया। अपोजिशन का इसका नाम विटनेस में नहीं लिखा था, कैसे आ गया? ये नहीं अलाउ किया जा सकता। इसे प्रक्रिया को बहुत ध्यान रखा जाता है। अब आप कहेंगे यार हम सरश्योरी में थे, प्रोहिबिशन में थे, ये कहां से आ गया? उससे जुड़ा हुआ है, बिना इसके बताए हुए एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी व्यक्ति की डेथ पेनल्टी पर विचार कर रहा है, या उसको 302 का मुजरिम है, उस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसने सुनवाई करते समय प्रक्रिया सही फॉलो नहीं की। तो अगर उसने प्रक्रिया सही फॉलो नहीं की तो व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? आप याद रखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मनमानी तरीके से किसी को दंडित कर दिया, प्रक्रिया सही फॉलो नहीं की, इसका मतलब है तब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, पहला उत्प्रेषण और दूसरा प्रोहिबिशन। इन 2 मामले में इसका मतलब है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मामला सुनवाते समय सही प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया, और सही प्रक्रिया का मतलब है, तो सरश्योरी का शाब्दिक मतलब क्या है? टू सर्टिफाई, प्रमाणित करना। टू सर्टिफाई, क्या सर्टिफाई करना, क्या प्रमाणित करना? क्या प्रमाणित करना? कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, लिहाजा उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय या तो मामले को सेटल कर देगा, या तो निर्देश देकर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा कि आप इस तरीके से मामले को हल करिए। क्योंकि सरश्योरी कब दी जाती है? जब निर्णय दिया जा चुका है। सरश्योरी तब होती है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, लेकिन प्रक्रिया सही फॉलो नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
सही प्रक्रिया के अनुसार या तो कहेगा कि आप मामले को फाइनलाइज करिए या खुद इसे निपटारा कर देगा। यह है सर्श्योरी। तो सर्श्योरी का मतलब क्या है? मंगा लेना। शाब्दिक भाषा में कहें मंगा लेना। कहां से? अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपने विचार के लिए मंगा लेना। तो सर्टिफाई करना और मंगा कर क्या होना? सर्टिफाई करना, मंगा लेना। मंगा लेना कहां से? अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपने विचार के लिए मंगा लेना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कार्यवाही है वो पेंडिंग है, निर्णय दिया नहीं है, पेंडिंग है। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्यवाही पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं है। तो इस समय अगर पेंडिंग है तो फिर, और पहला पेंडिंग है, दूसरा याद रखिए हमारे यहाँ कानून से नियम चलता है पहला, इसलिए हर न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंगा लेना, इसका मतलब होता है मना कर देना। प्रोहिबिट का सीधा सा मतलब मना कर देना। प्रतिषेध का मतलब ही मना कर देना। किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस मामले के विचार करने से मना कर देना। क्यों मना कर देना? क्योंकि वो मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है, क्योंकि दैट केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट, क्योंकि वो मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है। इसलिए उस विषय को सुनने के लिए न्यायपालिका को मना कर दिया जाएगा। ये 5 याचिकाएं हैं, लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं है। 32 में 5 याचिकाएं हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां कुछ पूछना तो नहीं है। अब देखेंगे पहला 32 में भी ये सब बेसिक बातें हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हम करेंगे आगे चल के। 32 में 5 याचिकाएं हमें मिल रही हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी। पहला ये 5 याचिकाएं हमें मिल गई, पहली बात हो गई। और 5 याचिकाएं मिली तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे 32 में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई प्रक्रिया है या वैसे ही चले जाएंगे? प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। इस प्रक्रिया का मतलब क्या है? वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया। अगर हम 32 को लेके जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय के सामने, तो प्रक्रिया का मतलब है वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। अब एडवर्सेरियल का मतलब क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय वही, अच्छा, उच्चतम न्यायालय परंपरागत रूप में कैसे काम करता था? अब आपको याद दिला दें। इसलिए कई लोगों ने कहा कि राजीव धवन ने कहा भी उच्चतम न्यायालय एलिटिस्ट था, सामाजिक न्याय का ध्यान थोड़ा नहीं रखता था। अब मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास आप जाएं, और डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और आप अपनी समस्या बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कांप रहे हैं। आपके दोस्त ने कहा भाई चलो डॉक्टर के पास हम चलते हैं। आपके दोस्त ने कहा कि डॉक्टर के पास हम चलते हैं, और दोस्त ने डॉक्टर के पास जाके बताने लगा कि सर इनको ये समस्या है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। और डॉक्टर थोड़ा खड़ूस है, तो उसने कहा बीमार आप हैं आइए। तो अपने घर से बीमार थे, उनको बाहर जाइए, हम इनको देखेंगे। आपको कैसा लगेगा?
पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे से खड़ूस डॉक्टर तरह भी ट्रीट करता था, क्योंकि एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस का मतलब है उच्चतम न्यायालय के पास वही व्यक्ति आएगा जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अब इसमें बड़ी समस्या है। और पहला, इसका मतलब है पहला वो व्यक्ति जाएगा मतलब अपना वकील करके जाएगा। अब जरा सुनिए, सलमान खान ने भी हरीश साल्वे को वकील के रूप में हायर किया था, और सलमान खान ने राम जेठमलानी को हायर कर रखा है। राम जेठमलानी की एक दिन की फीस एक दिन कोर्ट में अपीयर होने के 30 से 40 लाख रुपए है। ये बताइए दोस्तों, हमें 30 से 40 लाख रुपए मिल जाए, अन्याय कोई कर ले चल जाएगा। जितना अन्याय करना हो कर ले, बस हमें तो पैसा दे दे, हम जाकर हरिद्वार किनारे बच जाएंगे और राम नाम जपेंगे, गंगा नहा के मुक्त हो गए। न्याय है कि अन्याय है दोस्तों? भारत में अब देखिए, आप सभी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, और भारत में अगर सोचे पिता आपका कितना, हमारे पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए कितना कष्ट उठाया उन्होंने। इसे दोस्तों पेरेंट्स का दिल कभी मत दुखाइएगा, ऐसे आपकी मर्जी पर है, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है। लेकिन पेरेंट्स ने तो, आजकल की युवा पीढ़ी हो गई दोस्तों, मानती कोई बात नहीं। अब सोचिए हमारे पेरेंट्स का क्या होता है, पूरा अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया बच्चों को पढ़ाने में, शादी करने में, छोटा सा घर बनवाने में, पूरा जीवन उनका चला गया। हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग सलमान खान और आमिर खान और अक्षय कुमार की हैसियत में है? सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा? नत्था और कचरा इस देश में है या नहीं है? कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? कमाल है दोस्तों। अब चल, अच्छा बताइए, आपको कभी सर दर्द हो जाता है तो आप क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर में जाएंगे, एनासिन दे दो, 1 रुपए खा के निकल लिया। अब कोई कहे सुनो तुमको वो अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर बताते हैं, तुम्हारे सर में दर्द है? उन्होंने कहा हाँ दर्द है। डॉक्टर बताओगे? बता दो, लेकिन फीस 5,000 रुपए। प्रणाम भाई साहब, नमस्कार। 5,000 देने के बाद दर्द और बढ़ जाएगा, दवा काम नहीं करेगी। कमाल है यार। ये बताइए दोस्तों, ये हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का मजाक है कि नहीं मजाक है? एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। अरे हम किस देश में रह रहे हैं दोस्तों? और दूसरा, उस फिल्म का नाम आपने सुना है दोस्तों कि एक बार, एक तो यानी एडवर्सरियल सिस्टम जस्टिस की प्रॉब्लम क्या? पहला, खुद उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। पहला, उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। तो सवाल है कि पहला है उसके पास पैसा नहीं है, अपने अधिकारों को जानता ही नहीं जानता है। अब हमारे तमाम फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19 है। और आप किसी गांव में जाके किसी बच्चे से पूछिए कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अनुच्छेद 16 मिला हुआ है? अच्छा, आप में कई लोग हो सकता है कि नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड के हों, यानी बीटेक कर लिया, कुछ और कर लिया, उसके बाद पहली बार पॉलिटी पढ़ना शुरू किया। उनको पता था क्या सर्शोरी, मैंडेमस, ये सब क्या होता है? किसी डॉक्टर जाके पूछे सर आपके पास सर्शोरी है? तो बड़ा बड़ा जाएगा, क्या सर्शोरी क्या होती है? उनको सब दवाई हमने पढ़ा है। अच्छा कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अनुच्छेद 23-24 क्या है। क्या फर्क हुआ? जिनको पता है उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पता भी है, पैसा भी, एक बार न्यायालय चले गए, तारीख पे तारीख। सलमान खान ने चिंगारा कब मारा था? 2000 दोस्तों, ये जोधपुर वाले ज्यादा अच्छे तरीके जानते होंगे कि क्या 98 में दोस्तों, अगर 98 में मारा था, 20 साल हो गए। 20 साल में सलमान खान जैसा हाई प्रोफाइल आदमी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। इसलिए भगवान बचाए ऐसे फंडामेंटल राइट और ऐसे न्यायालय, ऐसे अधिकार से। दोस्तों मामला तो ये हो गया, ये तंत्र है या लोक है? हर जगह कहानी एक ही दोस्तों। अब प्रशासन में चले जाए, डीएम साहब सुनते नहीं, सचिवालय में कभी आप जा नहीं सकते पहला, और पीएमओ में जाने का सोच नहीं सकते, सांसद हमारी सुनता नहीं। और न्यायपालिका का हाल ये है, कहाँ जाए दोस्तों, कहाँ जाए? मन तो उठा रहा है, बंदूक उठा ले दोस्तों, मन तो ऐसा कर रहा है। बताइए दोस्तों, ऐसी व्यवस्था में कोई नक्सलवादी न बन जाए तो क्या करेगा? न्याय कहाँ है दोस्तों? कहाँ न्याय है? ये बताइए। उच्चतम न्यायालय को ये भान नहीं है? उच्चतम न्यायालय ऐसे मूल अधिकारियों की रक्षा करेगा? प्रक्रिया का महत्व ज्यादा है परिणाम का।
और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हम तो बर्बाद हो गए न्याय के चक्कर में। अब बताइए क्या किया जाए। अब यहां से लिखने की बात शुरू होती है पहला। अब मेंस वाला पार्ट यहां शुरू होता है। जो अभी तक कुछ अगर पूछना हो तो बताइए। अच्छा, कुछ विशुद्ध चीजें बता दे जो कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन बताइएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे कई बार एक ही शब्द पूछा है, बड़ा उसको टेढ़ा कर देगा। जैसे मैं कहूं कि प्रतिषेध का प्रयोग उत्तरवर्ती चरण में होता है, कथन सत्य है असत्य है? क्या? अच्छा, उत्तरवर्ती चरण का मतलब क्या है? बाद का मतलब क्या है? जब अधीनस्थ न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है। पूर्ववर्ती उत्तर के इसे विशेष लेटर स्टेज है ना, प्रायर स्टेज, अभिप्राय वही है। तो कई बार ऐसा उलझा देता है, बात बड़ी सिंपल सी है। अब जरा अब लिखिए, पहला हेडिंग है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में पहला परंपरागत रूप में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली का प्रयोग किया। Supreme Court adopted the adversarial method of justice for protecting the fundamental rights in the initial decades. आरंभिक चरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का प्रयोग किया। इसीलिए पार्था चटर्जी कि आरंभिक रूप में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण विशिष्ट वर्गवादी था। Initially, the approach of Supreme Court was elitist. आरंभिक रूप में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण विशिष्ट वर्गवादी था। विशिष्ट वर्गवादी, एलिटिस्ट का मतलब है कि विशिष्ट वर्गवाद का मतलब है केवल अमीरों की परवाह करने वाला, मतलब ऐसा मान लीजिए। उसका थोड़ा हमने एलिटिस्ट का मतलब होता है मतलब केवल अमीर लोग उसमें जा सकते हैं, कॉमन सिटीजन नहीं जा सकता। अगला, और न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की गई। अच्छा, मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की गई तथा
मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की गई तथा जीवन के अधिकार जीवन के अधिकार का भी संकीर्ण अर्थ लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रेफर्ड द नैरोअर मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार का संकीर्ण अर्थ लिया गया है। इसमें फिर एक एग्जाम्पल आपको बता दें क्यों ये बात हमने कही। अच्छा सवाल है कि जीवन का अधिकार का संकीर्ण अर्थ लिया गया। उच्चतम न्यायालय एलिटिस्ट था, यानी उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा में भी उसके कई फेज हैं। इसमें दो केस का एग्जाम्पल हम देंगे। उच्चतम न्यायालय बता रहे हैं तो कुछ केस हमें देखना पड़ेगा। देश आजाद हुआ और देश आजादी के बाद निवारक नजरबंदी का कानून बना दिया गया। आप याद रखते हैं निवारक नजरबंदी का मतलब है कि शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। आपको रोलेट एक्ट याद है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। तो दोस्तों ये बताइए वही चीज हमने आर्टिकल 22 में ले ली। ये बताइए देश आजाद हुआ या अंग्रेजों के जमाने के जेलर अभी भी बना हुआ था? तंत्र बदला या लोक बदला? एक बात याद रखिए, तो कई लोग इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं कि कॉलोनियल स्टेट, अरे भाई जो उपनिवेशवादी राज्य था वो अलग किस्म का था, ब्रिटेन ने स्थापित किया था। हमारे फंडामेंटल राइट्स आने के बाद, संविधान आने के बाद चीजें बदलनी चाहिए थी। तो कई लोगों का एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। फंडामेंटल राइट्स के अध्याय में क्या रख दिया? आर्टिकल 22। यकीन मानिए पुलिस आ जाए आपके सामने, अगर आप ऐसे फंसे नहीं हुए तो आप समझिए सौभाग्यशाली हैं। कभी पुलिस आपके सामने आ जाए, उसने कहा जरा फोटो मैच करो तो, ओ इसका फोटो तो ऐसा लग रहा है, लो लो इसको उठाओ उठाओ। अभी भाई क्या है? तो क्या कहेगा? अच्छा ऐसा अंदेशा है कि तुम अबू बकर अल बगदादी से बातचीत कर रहे हो। आप कहेंगे यार क्या बात है, मैं तो नाम नहीं सुना उसका। मतलब ना बातचीत हो रही तो चल बैठ। जेल में गए 3 महीने तक हवा नहीं लगेगा, कोई शक्ति नहीं होगा आपको छुड़ा ले। लोकतंत्र है। पहली बात ध्यान में देने की है कि लोकतंत्र है या नहीं है, ये बात बहुत ध्यान में देने की है। इसलिए ये अपने आप में बड़ा गंभीर खतरा है। क्या भाई जीवन का अधिकार का मतलब ऐसे है कि आप छीन लोगे कभी भी? जबकि दूसरा मामला क्या है, जब निवारक नजरबंदी कानून बन गया, देश आजाद हुआ, तो हमारे जो साम्यवादी भाई थे शुरू से हंगामा करते थे। जब देश आजाद हुआ, नेहरू लाल किले पर अपना तिरंगा फहरा रहे थे तो साम्यवादी काला झंडा लेकर, साम्यवादी का कन्हैया कुमार के दादा बाबा, ये सब काला झंडा लेकर जुट गए। उनका ना ना देश आजाद नहीं हुआ है, हमारी आजादी पूरी नहीं है। उनसे पूछा अब कैसी आजादी चाहिए? उनका आजादी चाहिए जब पूरी व्यवस्था बदल जाए, हम एकदम से इसको व्यवस्था को बदलेंगे, सामंतों को हटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, सबको बराबर बराबर जमीन दे देंगे, सबका एक जैसा घर होगा। लोगों को लगा अच्छा ऐसा काम करोगे तुम लोग। सरकार ने कहा इधर आओ, चलो जल के पीछे। और उसमें थे ए.के. गोपालन, साम्यवादी दल के नेता। ए.के. गोपालन को सरकार ने जेल के पीछे भेज दिया। और ए.के. गोपालन साम्यवादी दल के नेता थे, जैसे उनको जेल के पीछे रखा गया, गोपाल ने कहा ये क्या बात है, ये तो हमारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। गोपालन साहब तुरंत ट्रेन पकड़ के आ गए नई दिल्ली। पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस ने कहा माई लॉर्ड हद हो गई, ये बताओ फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? पतंजलि शास्त्री कह रहे भाई बैठो, हुआ क्या? आप कहेंगे अरे गोपालन नजरबंद हो गए, तो आया कौन? उनका वकील आया। उनके वकील ने कहा सर मेरा मुवक्किल बंद हो गया, ये बताओ उसको जीवन का अधिकार रहेगा नहीं रहेगा? पतंजलि शास्त्री ने कहा जीवन का अधिकार में लिखा क्या गया है? तो आप देखिए आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा। दोनों का अर्थ आपको बता देंगे। आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 में लिखा गया विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 में अगर अंतर करना चाहे, मान लीजिए आप क्लास के लिए आ रहे हैं और बीच में किसी ने आपको 2-3 घूंसा मार दिया, 19 का उल्लंघन किया, 21 का। किसका? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ याद रखिए, जान है,
बोलने की आजादी अलग है, आने जाने की आजादी अलग है, वो 19 में है। लेकिन दोस्तों कोई हमारा बाल नोच के भागा तो किसका उल्लंघन होगा? 21 का 19 का? 21 का। तो जब उच्चतम न्यायालय में गोपालन साहब गए तो गोपालन से पूछा कि महोदय ये बताओ आपका जीवन का अधिकार उल्लंघन हुआ? उन्होंने कहा हाँ जीवन का अधिकार उल्लंघन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बताओ आपको जेल में कोई मारता है? उनका सर नहीं कोई नहीं मारता। उनका कोई सुई चुभोता है? उनका सर सुई भी नहीं चुभोता। उन्हें खाना पीना नहीं मिलता? उनको वो भी मिलता है। पतंजलि शास्त्री ने कहा अरे वकील साहब क्या बात कर रहे हैं? अरे जीवन का अधिकार का मतलब है सुबह शाम हम आपको लाफा मारे तो जीवन का अधिकार का उल्लंघन होगा। आप जेल में बंद हैं और सरकार ने विधि के अनुसार आपको बंद कर रखा है, आप बाहर नहीं जा सकते। गोपालन के वकील ने कहा ना ना माय लॉर्ड ये जीवन का अधिकार का मतलब नहीं होता। अरे जीवन का अधिकार का मतलब ये भी होता कि हम बाहर जाके मैं भाषण दूं। पतंजलि का इधर आओ, कैसी बात कर रहे हो यार? आप वकील हो कैसी बात कर रहे हो? अरे आप आर्टिकल 19 की बात कर रहे हो या 21 की बात कर रहे हो? गोपालन के वकील ने कहा अरे माय लॉर्ड 21 91 मिले हुए हैं 21 से दो पहलू हैं। पतंजलि शास्त्री का लगता है आपका दिमाग फिर गया है। मुझे तो लगता है दोनों के बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार है। अरे 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है। आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति आजादी की बात है। दोनों चीजें अलग अलग है। व्हाई यू आर कंबाइनिंग विद बोथ? पतंजलि शास्त्री ने ये बात नहीं मानी दोस्तों। इसीलिए अब सवाल है जीवन का अधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए जीवन का अधिकार का एक संकीर्ण मतलब होगा, एक उदारवादी व्यापक मतलब होगा। देखिए जीवन का अधिकार का संकीर्ण मतलब यह है कि आपको जीवन का अधिकार बना हुआ है और आप कमरे में हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो जीवन का अधिकार पे खतरा है? नहीं खतरा है। जीवन का अधिकार के संकीर्ण मतलब क्या कहें? जीवन को दूसरे के हमले से बचाना, ये इसका संकीर्ण मतलब है। अब बताइए जीवन का अधिकार का व्यापक मतलब है अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन को शेप देना। अब कोई कमरे में बच्चा पड़ा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं रह गया और आपने क्या किया? पैसा पे बीमारी से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, आप कहेंगे ना ना उसका जीवन का अधिकार बना हुआ है, कोई मार तो नहीं रहा है। ये जीवन का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार के व्यापक उदारवादी मतलब क्या है? जीवन का अधिकार में गरिमा में जीवन का अधिकार होता है। अगर केवल व्यक्ति पर हमला न किया जाए ये जीवन का अधिकार है, फिर तो पशुओं को भी जीवन का अधिकार है। जो हमारा पेट होता है, अगर कोई हम कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, उसको मारते थोड़े हैं कि सुबह शाम ठोक रहे हैं, खाना पीना खिलाते हैं, लेकिन रस्सी से बांध के रखते हैं। उसकी इच्छा कभी पूछते नहीं। कभी डीओजी से पूछा कि तुम भी वॉक करोगे? इसे याद रखिए दोस्तों, जीवन का अधिकार होता है और एक गरिमा में जीवन का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय ने गोपालन केस में जीवन का अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की या व्यापक व्याख्या की? संकीर्ण। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पहले अब लिख लीजिए ही क्या किया उच्चतम न्यायालय ने। तो संकीर्ण का मतलब पहला एग्जाम्पल, पहला हाँ किसी ने कहा कि विधि की उचित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, ये सब अभी आपको बता देंगे, ये भी आपको बताते हैं। अच्छा किताब भी आप पढ़ के आ रहे हैं? किताब में आपने पढ़ा भी इसको, उसके बाद समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम बता देंगे, लेकिन एक बार अच्छे अच्छे पढ़ के आना चाहिए। पहले लिख लीजिए। क्या करें? वो हम नहीं पूछ रहे, आपने पढ़ के आया कि नहीं हम पूछ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर लिखे गए हैं उसमें पॉइंट पॉइंट करके। तो वो समझ में आया कि नहीं? तो फिर पूछ क्यों रहे? तभी फिर उसको बता देंगे, हम बता देंगे। हमारे कहने का मतलब बस पढ़ के आ पाइए। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा (1950) के गोपालनवाद में, गोपालनवाद अंडरलाइन, एक ही गोपालन थे, साम्यवादी दल के नेता थे। 1950 में उच्चतम न्यायालय ने गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की।
जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की और अनुच्छेद 19 और 21 को अलग अलग माना। It was a narrower interpretation of right to life, and Article 21 and 19 are separate with each other. जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की और 19 और 21 को अलग अलग माना। और आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है, बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है। ये आपातकाल के समय आया था। आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार को बचाने में असमर्थता व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जीवन के अधिकार को बचाने में असमर्थता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, क्योंकि आपातकाल के दौरान सरकार ने इसे निलंबित कर दिया था। During emergency, the right to life was suspended. Therefore, Supreme Court said that it can't protect the fundamental rights. तो एडीएम जबलपुर केस को न्यायपालिका के इतिहास में काला अध्याय माना गया था, और ये माना गया कि न्यायपालिका जब अधिकार नहीं बचा पाई जिसका मूल काम था जीवन का अधिकार। एक और भी बड़ा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। लोग मानते हैं कि आजादी के बाद राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण बड़ा एक्टिव था, राइट टू लाइफ के मामले में उसका दृष्टिकोण बड़ा नीचे था। इसलिए लोगों ने कहा कि इट वॉज एलिटिस्ट जुडिशरी, इट वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पीपल, ये तो लोगों के लिए थी ही नहीं। और जिस तरीके से उसने व्याख्या कर दी, लोग निराश हुए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपना ये दृष्टिकोण बदला। उच्चतम न्यायालय को पता चल गया कि प्रॉब्लम है, और खासतौर पर राष्ट्रीय आपातकाल के बाद चीजें बहुत बदली, इसलिए हेडिंग चेंज हो जाएगा। अगला, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों की उदारवादी व्याख्या। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों की उदारवादी व्याख्या, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा उदारवादी व्याख्या कैसे की गई, और इसी में आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया दोनों बता देंगे क्या फर्क है और कैसे उदारवादी व्याख्या आई है। पहला पॉइंट, राजीव धवन का मानना है कि आपातकाल के दौरान जिस प्रकार अधिकारों की अवहेलना की गई,
Even fundamental rights were misused during emergency. आपातकाल के दौरान जिस प्रकार अधिकारों की अवहेलना की गई, उससे उच्चतम न्यायालय अत्यधिक सजग हो गया। Supreme Court became very cautious due to emergency imposed in India. इससे उच्चतम न्यायालय अत्यधिक सजग हो गया और उसने अपने परंपरागत कार्यशैली में बदलाव किया। The Supreme Court has changed its traditional. Supreme Court has changed its traditional functioning. उसने अपने परंपरागत कार्यशैली में बदलाव किया। ये बदलाव कैसा किया? कल संडे है, कल फिर अगले क्लास है मंडे को।